नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं हूं ममता तिवारी। वक्त हो गया है मारो राजस्थान का। सबसे पहले अहम खबर आपको मुख्यमंत्री की जापान दौरे से आपको देंगे, जहां पर राइजिंग राजस्थान समिट को लेकर सीएम का यह दौरा है। जापान में कई विदेशी इन्वेस्टर्स से मुलाकात की है। वैश्विक कंपनियों को राज्य में निवेश के लिए आमंत्रित इस दौरान किया है। इंफ्रास्ट्रक्चर, ऑटोमोटिव और इलेक्ट्रॉनिक्स क्षेत्र के प्रतिनिधियों से मिले हैं मुख्यमंत्री। और कोई ग्रुप के उपाध्यक्ष ताकेशी मिजुतानी सीएम भजनलाल से मिले हैं और मैनेजिंग डायरेक्टर राजेश पांड्या अन्य अधिकारियों ने मुलाकात की है। काई ग्रुप नीमराणा में जापानी निवेशकों में से एक है। नीमराणा में कंपनी का मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है। सीएम ने साझेदारी बढ़ाने और नए निवेश अवसरों पर चर्चा की भी बात कही है। तो कई विदेशी इन्वेस्टर्स से मुख्यमंत्री ने ये मुलाकात की है और जापान के दौरे पर है सीएम भजनलाल शर्मा, जहां पर कई विदेशी इन्वेस्टर्स हैं, उनसे मुलाकात मुख्यमंत्री ने की है। डिप्टी सीएम भी उनके साथ मौजूद है और इस दौरान राजस्थान में और सारी कंपनीज आए, रोजगार के साधन खुले, राजस्थान और डेवलप हो, इसके लिए सरकार लगातार काम कर रही है। काई ग्रुप के मैनेजिंग डायरेक्टर राजेश पांड्या से मुलाकात की है मुख्यमंत्री ने। और चलिए आगे बढ़ते हैं। जैसलमेर से आपको बड़ी खबर देंगे, जहां पर रामदेवरा समाधि स्थल को बम से उड़ाने की धमकी मिली है। पोखरण रेलवे स्टेशन पर मिला धमकी भरा यह पत्र। स्टेशन की खिड़की पर बम का लेटर मिलने से हड़कंप मच गया है। समाधि स्थल पर चढ़ने वाले घोड़े में बम की सूचना है और लेटर में दाऊद और पाकिस्तानी आतंकियों का जिक्र किया गया है। पाकिस्तान द्वारा आतंकवादी हमला कराने का भी जिक्र किया गया है। रामदेवरा पहुंचे यात्रियों की गहनता से जांच की जा रही है। समाधि स्थल के अंदर से सभी घोड़े निकलवाए गए हैं बाहर। पोखरण और रामदेवरा रेलवे स्टेशन पर चलाया सर्च अभियान। रामदेवरा मेला परिसर में भी पुलिस और सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट पर है। ईआरटी और बीटीएस टीम पहुंची देर रात को रामदेवरा। तो बम की खबर से पुलिस और सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट है। रामदेवरा स्थल को बम से उड़ाने की धमकी। पोखरण रेलवे स्टेशन पर मिला धमकी भरा पत्र। लेटर में दाऊद पाकिस्तानी आतंकियों का भी जिक्र किया गया है। ये वो लेटर है जो हम आपको तस्वीरों में दिखा रहे हैं। ये लेटर मिला है और जैसे ही इस लेटर को मिलने के बाद एक्टिव हो गई है पुलिस प्रशासन। अजमेर साजिश मामले में बड़ा अपडेट निकलकर सामने आया है। एक नहीं, 2 मालगाड़ी को डिरेल करने की कोशिश की गई थी। लबाना गांव के पास 1 किलोमीटर पर रखे गए थे 2 ब्लॉक और स्टेशन की अप एंड डाउन ट्रैक पर ये ब्लॉक रखे गए थे और दोनों ही ट्रेन सीमेंट के ब्लॉक को तोड़ते हुए निकल गई थी और 10 मिनट के अंदर ही ये हादसे हुए थे। गनीमत रही कि दोनों ट्रेनें सुरक्षित निकल गई। हम आपको वो दिखा रहे हैं तस्वीर, आप देख सकते हैं। इंजन से टकराने के लिए जो ब्लॉक हैं वो रखे गए थे, लेकिन इंजन से ये ब्लॉक टूटे और उसके बाद यहीं पर चकनाचूर हो गए। सीमेंट के 70 किलो के जो ब्लॉक हैं वो रखे गए थे। तो ये साफ है कि पूरा प्लान तैयार किया गया था ट्रेन डिरेल करने के लिए। हालांकि पहली बार नहीं है, लेकिन हाँ, राजस्थान के अजमेर से ये पहली बार जरूर सामने आया है। इससे पहले भी मालगाड़ी को डिरेल करने की कोशिश की गई है, पैसेंजर ट्रेन को डिरेल करने की कोशिश की गई है, लेकिन इस बार गनीमत रही कि ये हादसा नहीं हुआ। दोनों ट्रेनें सुरक्षित यहां से निकल गई। किसने रची ट्रेन डिरेल करने की साजिश? आखिर कौन है साजिश का मास्टरमाइंड? क्या लाइफलाइन पर नापाक नजर है? अजमेर के लामाना गांव स्थित डीएफसीसी कॉरिडोर पर सीमेंट का ब्लॉक रखकर ट्रेन को बेपटरी करने का यहां पर प्रयास किया गया। गनीमत रही कि ट्रेन स्पीड से थी और सीमेंट को ब्लॉक को उड़ाते हुए वह आगे निकल गई। इस सीमेंट के ब्लॉक को तोड़ते हुए आगे निकली। ये वही जगह है जहां पर इस वारदात को अंजाम देने का प्रयास किया गया। 1013/23 नंबर पिलर के पास इस घटना को यहां पर जो है ब्लॉक रखे गए और उसका चूरा जो है इसी पटरियों के आसपास देखा जा सकता है। ये जो छोटे छोटे टुकड़े हैं वो यहाँ रखे ब्लॉक को उठाकर जब पटरी पर रखा गया उसके बाद के हैं। किस मंशा से इस ब्लॉक को यहाँ पर रखा गया ये कह पाना अब मुश्किल है। ट्रेन को लूटने की नीयत से जो है इस वारदात को अंजाम दिया गया या फिर इसको जो है नुकसान पहुँचाने की नीयत से इसको जो है अंजाम दिया गया, ये सभी जो है जांच के दायरे में लिए जा रहे हैं।
एक के बाद एक जिस तरीके से ट्रेनों को डिरेल करने की साजिश से पर्दा उठ रहा है, सवालों की लंबी फहरिस्त बनती जा रही है। पहले उत्तर प्रदेश के कानपुर में कालिंदी एक्सप्रेस को सिलेंडर से डिरेल करने की कोशिश हुई और अब अजमेर में रेलवे ट्रैक पर 2 जगह 70 किलो के सीमेंट ब्लॉक रखकर मालगाड़ी को पलटाने की कोशिश की गई, लेकिन गनीमत रही कि दोनों ही जगह कोई बड़ा हादसा नहीं हुआ। क्या आपने जांचा है, क्या परखा है, क्या देखा अभी तक? देखा है, मामला तो सीरियस है। अब हम इसको पुलिस के साथ मिलकर कोशिश करेंगे जल्दी वर्कआउट करने की। क्या लगता है सर मकसद? मकसद तो जब तक क्रिमिनल्स पकड़ नहीं आएंगे उनका क्या मकसद था वो तो वही बता सकता है, लेकिन हाँ मैटर सीरियस है, इसमें कोई शक नहीं। तो इस मामले को लेकर किस तरह से जांच की जा रही है, क्योंकि ब्लॉक बड़ा था, अगर मान लो ट्रैक नीचे उतर जाती ट्रेन तो एक बड़ा हादसा है, नुकसान हो सकता था, इसमें कोई शक नहीं। बड़ा हादसा हो सकता था, बड़ा ही भयंकर हादसा होता वो। तो उन सब चीजों को हम मद्देनजर रखते हुए यहाँ लोकल पुलिस से मिलके और इस केस को जितना जल्दी होगा वर्कआउट करने की कोशिश। क्या लगता है सर, कोई साजिशन ये घटनाक्रम हुआ है या फिर यहाँ के आसपास के लोगों की शरारत हो सकती है या लूट के इरादे से हो सकता है? क्या आपको क्या लगता है, मतलब अब तक ऐसी घटनाएं अमूमन अलग अलग स्थानों पर देखने को मिल रही है? अभी कुछ इस तरह का ट्रेंड चल रहा है, कई स्थानों पर ऐसी घटनाएं हुई हैं। अब इसके लिए तो जब तक एक्चुअल क्रिमिनल पकड़ में नहीं आएगा, उसका क्या इंटेंशन था, क्यों उसने रखा, तो उससे पहले कुछ कहा नहीं जा सकता। अजमेर में सनातना पागल गांव पर ये वही रेलवे ट्रैक है जहां मालगाड़ी को डिरेल करने के लिए 70 किलो वजन के सीमेंट के ब्लॉक रखे गए, लेकिन पुलेरा अहमदाबाद रेल मार्ग पर मालगाड़ी दोनों ब्लॉक को तोड़ते हुए आगे निकल गई। इस दौरान काफी दूर तक सीमेंट के टुकड़े मिले, जिसकी शिकायत रेलवे कर्मचारियों ने मांगलियावास थाने में दर्ज कराई है। जो लमाना गांव मांगलियावास का सरहद का गांव है, उसकी जो DFCC रेलवे लाइन है उसकी ऊपर किन्हीं अज्ञात शरारती तत्वों ने पटरी पर 2 सीमेंट के जो है कंक्रीट ब्लॉक्स रखकर ट्रेन को जो है क्षतिग्रस्त करने, डीरेल करने के उद्देश्य से जो है उन्होंने 2 ब्लॉक्स रखे थे, जिनको जनानी हुई ट्रेन तोड़ती हुई उन ब्लॉक्स को निकल गई, जिस पर सूचना उन्होंने हमें दी है। बाद में इस पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया है 173/24, 150, 152 रेलवे एक्ट और 3 PDP एक्ट में। SHOs उच्च अधिकारी मौके पे हैं, बाकी टीमें गठित कर दी गई हैं इन शरारती तत्वों का पता करने के लिए। अजमेर डिरेल की साजिश की जांच शुरू हो गई है। अधिकारियों ने मौके पर पहुंचकर हालात का जायजा लिया, लेकिन अब बड़ा सवाल ये उठता है कि क्या आतंक के निशाने पर है भारतीय रेलवे? लाइफलाइन पर किसकी नजर है? संदिग्धों से सवाल, कहां जुड़े हैं तार? ट्रेन डिरेल महज हादसा या कोई बड़ी साजिश? लेकिन राजस्थान में ट्रेन को डिरेल करने की ये कोई पहली साजिश नहीं है। तारीखों पर गौर करें तो 17 दिन में तीसरी बार ट्रेन पलटाने की साजिश। 28 अगस्त को 12 में छबड़ा में मालगाड़ी के ट्रैक पर बाइक का स्क्रैप फेंका गया। 23 अगस्त को पाली में अहमदाबाद जोधपुर वंदे भारत ट्रेन पर ट्रैक पर रखे सीमेंट ब्लॉक से टकराई थी। 8 सितंबर अजमेर के सरातना और बागड़ गांव के बीच रेलवे ट्रैक पर सीमेंट के ब्लॉक रखे गए, मालगाड़ी डिरेल होते होते बची। कानपुर में ट्रेन डिरेल की साजिश में आतंकी एंगल से जांच एजेंसियां फिलहाल इंकार नहीं कर रही हैं। वहीं अजमेर में भी अज्ञात पर FIR के साथ जांच अधिकारियों ने तफ्तीश शुरू कर दी है। लेकिन जिस तरीके से ट्रेनों को डिरेल करने की घटनाएं बढ़ रही हैं, तो कहीं न कहीं बड़ी साजिश की तरफ इशारा कर रही हैं। इसके पीछे मकसद क्या था, इसे लेकर जो है अब स्थानीय पुलिस, थाना पुलिस के साथ साथ जो लोग हैं वो जो जुट गए हैं और अलग अलग स्थानों पर टीमें भेजी गई है, गांव में भेजी गई है। मोबाइल लोकेशन किसकी क्या आ रही थी उसको लेकर भी जानकारी यहां पर जुटाई जा रही है और जल्द से जल्द इस मामले का खुलासा हो, इसे लेकर भी यहां पर जो है कार्रवाई स्थानीय पुलिस की ओर से की जा रही है और इस मामले में सुरक्षा एजेंसियों को भी शामिल करने की बात सामने आ रही है। कैमरा पर्सन गुलशन सेन के साथ अशोक सिंह, न्यूज़ 18 अजमेर। और अब आपको उदयपुर से बड़ी खबर देंगे, जहां पर गठबंधन को लेकर सांसद राजकुमार रोत का बयान सामने आया है। 90% संभावना बीजेपी उपचुनाव अकेले लड़ेगी। आपको बता दें, बीजेपी प्रभारी को कभी रोत अच्छा तो कभी बुरा लगता है और आज उपचुनाव हुए तो बीजेपी की 20 सीटें भी नहीं आएंगी। मौजूदा सरकार और मंत्रियों को पता नहीं कि क्या करना है। धर्म का नशा दिया जा रहा है, ये राजनीति चलने वाली नहीं है। बीजेपी की सच्चाई सामने है, धर्म की राजनीति नहीं चलेगी। अब रही बात गठबंधन का, हम लोग, हमारी पार्टी डिसीजन करेगी कि हमें क्या करना है क्या नहीं करना है,
लगभग 90% संभावना है कि हम स्वतंत्र चुनाव लड़ेंगे। और दूसरे दिन 2 दिन बाद प्रदेश प्रभारी वापस चले जाते हैं। प्रदेश प्रवक्ता प्रदेश अध्यक्ष कहते हैं राजकुमार रथ बहुत खराब आदमी है। 2 दिन पहले भाजपा के प्रदेश प्रभारी को राजकुमार अच्छा लगता है, 2 दिन बाद प्रदेश अध्यक्ष को राजकुमार खराब लगता है। मैंने एक ही कहा है, जो हम चाहते हैं वो काम आप कर लो। इस इलाके में एजुकेशन की जरूरत है, इस इलाके में बेरोजगारी जो बढ़ रही है, रोजगार की जरूरत है। इस इलाके में गरीब आदिवासी जो जंगलों में रह रहा है उसको प्राथमिक चिकित्सा सुविधा की जरूरत है, लेकिन इस पे ये काम नहीं कर रहे हैं। समझ चुकी है जनता। और आज अगर उपचुनाव हो जाते हैं तो राजस्थान के अंदर 20 सीटें भी नहीं आएगी, ये सच्चाई है। और उसके जिम्मेदार कोई और नहीं है, वर्तमान सरकार जो बनी है वो ही है, क्योंकि वो समझ नहीं पाए हैं। मंत्री से लगा के, सीएम से लगा के क्या करना है कोई पता नहीं है, बस लोगों को धर्म का नशा। भाजपा प्रदेश प्रवक्ता, आईटी सेल का प्रदेश प्रवक्ता कह रहा है कि धर्म की चटनी कब तक चटाते रहोगे, अब तो विकास की बात करो, रोजगार की बात करो। इसलिए सच्चाई सामने आ गई है। बहुत जल्दी उनकी ये धर्म के नाम से राजनीति चलने वाली नहीं है, और विशेषकर आदिवासी इलाके में बिल्कुल नहीं चलने देंगे हम लोग। और प्रदेश में फिर सक्रिय हुआ है मानसून। प्रदेश के 9 जिलों में ऑरेंज अलर्ट है। बांसवाड़ा, बारां, बूंदी, धौलपुर, झालावाड़, करौली, कोटा, प्रतापगढ़ और सवाई माधोपुर में भारी बारिश के आसार है, जबकि 21 जिलों में येलो अलर्ट भी जारी किया गया है। तो मौसम में एक बार फिर से परिवर्तन और प्रदेश में फिर एक बार भारी बारिश का असर देखने को मिलेगा। 9 जिले ऐसे हैं जहां पर ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है, और साथ ही साथ बांसवाड़ा, बारां, बूंदी, धौलपुर ये ऐसे क्षेत्र है जहां पर भारी से भारी बारिश हो सकती है, और 21 जिले ऐसे हैं जहां पर येलो अलर्ट भी जारी किया गया है। तो एक बार फिर से मानसून की सक्रियता रहने वाली है, और बारिश जो है वो एक बार फिर से मौसम में बदलाव ला सकती है, और ऐसे में जो गर्मी है उससे राहत मिलेगी। लगातार हो रही बारिश के कारण कई रिकॉर्ड टूटते नजर आ रहे हैं, और इस बार बारिश अजमेर में बहुत ज्यादा हुई है, दोगुनी हो गई है। 900 mm से अधिक बारिश दर्ज की गई है। अजमेर के स्केप चैनल से छोड़े जा रहे पानी के कारण हालत खराब बने हुए हैं, और इसी बीच मौसम विभाग ने भी अलर्ट जारी किया है और बारिश होने की संभावना जताई है। अजमेर के फायसागर झील की ओवरफ्लो होने के बाद बाड़ी नदी से आना सागर झील में पानी पहुंच रहा है। हालांकि बारिश कम होने से जलस्तर काफी कम हो गया है, लेकिन अलर्ट के बीच अगर बारिश होती है तो और नुकसान हो सकता है। अजमेर में पिछले दिनों हुई भारी बारिश के बाद फायसागर झील और आना सागर झील लबालब हो गई थी, और ओवरफ्लो पानी जो है लगातार छोड़ा जा रहा है। ये आना सागर झील का नज़ारा है। झील का जो पानी है वो 18 से 20 इंच 3 गेटों से रोज़ाना खोला जा रहा है, और ऐसे में कई कॉलोनियाँ जो हैं वो जलमग्न हो रही हैं। ये जो नज़ारा है सड़क का है, जेलन मार्ग है, जो उसके ऊपर से जो है पानी यहाँ से बहता हुआ नज़र आ रहा है, और इसके कारण कालाबाग हो गया, ब्रह्मपुरी हो गया, पाल बिचला हो गया, और अलग अलग दक्षिण विधानसभा क्षेत्र की कई कॉलोनियाँ हैं वो इससे जलमग्न हैं, और इसके कारण व्यापार और परिवार दोनों ही प्रभावित हो रहे हैं। अलग अलग स्थानों पर आप देखेंगे घरों पर लोग रहने को मजबूर हैं, घर के बाहर नहीं निकल पा रहे हैं, और व्यवस्था जो है स्थानीय प्रशासन की ओर से लगातार की जा रही है, लेकिन लगातार बारिश के कारण वो पानी है उसकी जो निकासी है वो नहीं हो पा रही। लगातार आधे घंटे 1 घंटे की बारिश होती है, उसके बाद स्थिति जो है वो खराब बनी हुई है। ये कालाबाग की इलाका है जहां पर आप दिखाएंगे कि 1 से 2 फीट जो पानी है वो गली में भरा हुआ है, और इसके कारण दोनों ही तरफ जो है रास्ते बंद हो गए। राज्य बीमा औषधि का यहाँ पर ऑफिस भी है वो भी बंद है। इसी प्रकार की यहाँ पर कई मेडिकल स्टोर जो हैं वो आसपास के इलाकों में हैं, और वो तमाम जो स्थान हैं वो इन दिनों बंद पड़े हैं। जेएलएन अस्पताल मार्ग है, इसके पास जो है कई दुकानें मेडिकल की स्टोर की थी, कई डॉक्टर्स थे जो कालाबाग में निवास करते थे, उनको अन्य स्थान पर जाना पड़ा है। और इसी प्रकार दक्षिण विधानसभा क्षेत्र तक जहां से स्केप चैनल की शुरुआत होती है, ये स्केप चैनल की शुरुआत यहाँ से होती है, जहाँ तक ये पानी जा रहा है खानपुरा तक स्थिति काफ़ी विकट है। और यहाँ तक कि जो अजमेर डेयरी है वहाँ पर भी दूध की सप्लाई अंदर तक नहीं हो पा रही है, और ऐसे में रामचंद्र चौधरी ने भी इसे लेकर प्रशासनिक अधिकारियों को अनुरोध किया है कि जल्द से जल्द व्यवस्थाएं बनाएं, सड़क को दुरुस्त करें। और इसी तरह का इलाका जो है, चाहे यहाँ की बात करें, चाहे बांडी नदी की बात करें, चाहे आना सागर के ओवरफ्लो होने के बाद जो अलग अलग कॉलोनियाँ हैं उनकी बात करें, सभी कॉलोनियाँ जो प्रभावित हो रही हैं, और सभी भगवान से मनोकामना कर रहे हैं, क्योंकि प्रशासन के हाथ की बात अब लगती नहीं है। प्रशासन ने अपने जो सारे
इंतजाम है वो इसमें झोंक दिए, लेकिन किसी तरह का कोई भी राहत कार्य यहाँ पर दिखाई नहीं दे रहा, क्योंकि आफत की जो बारिश है वो लगातार आसमान से गिर रही है। ऐसे में सभी भगवान से मनोकामना कर रहे हैं कि जल्द से जल्द इस बारिश का मौसम जो है वो खत्म हो और बारिश का जो पानी है वो अजमेर में न हो, जिससे कि जल्द से जल्द इस व्यवस्था को सुधारा जा सके। कैमरा पर्सन कौशल सेन के साथ अशोक सिंह, न्यूज़ 18 अजमेर। तो वहीं उदयपुर में युवक की जान जो है वो बाल बाल बची है। युवक आयज नदी के पुलिया पार कर रहा था और इसी दौरान पुलिया पर पानी के तेज बहाव के बीच बाइक सवार गिर गया और तेज बहाव होने के चलते युवक की बाइक असंतुलित हो गई। मौके पर मौजूद लोगों ने युवक को सुरक्षित बाहर निकाला, लेकिन युवक की बाइक जो है वो नदी में बह गई है। आयज संग्रहालय की ओर से जाने वाली पुलिया की ये घटना बताई जा रही है, जिसकी तस्वीर भी आप देख सकते हैं। दौसा से खबर आपको देंगे, जहां पर मोरेल नदी में बहे ट्रैक्टर ट्रॉली। आपको बता दें, ट्रैक्टर चालक ने कूदकर अपनी जान बचाई है। ग्रामीणों ने चालक को बचाया है। ग्रामीणों ने क्रेन से ट्रैक्टर को भी बाहर निकाला है। तो बारिश के बाद क्योंकि जल भराव बहुत ज्यादा हो गया है और ऐसे में नदी नाले भी उफान पर है, इन इलाकों से न जाने की अपील लगातार की जा रही है, लेकिन उसके बावजूद भी कुछ लोग जान पर खिलवाड़ कर रहे हैं और ऐसे में ट्रेन से जो ये क्रेन हम आपको दिखा रहे हैं, यहां से ट्रैक्टर को भी खींचा गया और जो चालक बैठा हुआ था उसे भी बाहर निकाल दिया है। मोरेल नदी है जहां पर पानी की आवक बहुत ज्यादा है और ऐसे में इन रास्तों को पार करना इस वक्त खतरे से खाली नहीं है। और चलिए बड़ी खबर चौमू से आपको देंगे, जहां पर आबादी वाले क्षेत्र में फिर एक बार पैंथर का मूवमेंट देखने को मिला है। कस्बे के छीपों के मोहल्ले में ये पैंथर नजर आया है। सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई है पैंथर की मूवमेंट। पिछले 5 दिन से क्षेत्र में पैंथर का मूवमेंट है। सूचना पर पहुंची पुलिस और वन विभाग के कर्मी भी पहुंचे हैं और ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। ये सीसीटीवी फुटेज जहां पर आप पैंथर का मूवमेंट देख सकते हैं। मोहल्ले में लगातार ये नजर आ रहा है पैंथर। हालांकि वन विभाग को सूचना दे दी गई है और फिलहाल अब इस पैंथर को ट्रैकुलाइज करने की कोशिश जो है वो की जाएगी, क्योंकि लोगों में दहशत साफ तौर पर देखने को मिल रही है। आबादी का क्षेत्र है जहां पर रात के समय में पैंथर का मूवमेंट देखने को मिला है। भजनलाल सरकार प्रदेश में 1 स्टेट 1 इलेक्शन के साथ ही एक शहर एक निकाय का मॉडल भी लागू करेगी और इसके तहत जोधपुर, जयपुर और कोटा में बनाए गए 2-2 नगर निगमों को खत्म करके एक ही रखा जाएगा। ये दावा यूडीएच मंत्री की ओर से किया गया है। 1 स्टेट 1 इलेक्शन, पूरे प्रदेश में एक राज्य 1 स्टेट 1 इलेक्शन होना चाहिए। निकायों की सीमा पर टेंशन, जिन निकायों का सीमा विस्तार होना है उनका सीमा विस्तार होगा। 1 इलेक्शन पर सियासी घमासान, स्टेट 1 इलेक्शन की बात कहकर भारतीय जनता पार्टी केवल और केवल निकायों को कमजोर करने का प्रयास कर रही है। चुनाव कराना आवश्यक है। निकाय चुनाव जनता देगी जवाब। जन कल्याण की योजनाएं बंद करने संबंधी इन सबका जो इन्होंने बंद करने का कार्य किया, उसके विरोध में जनता सड़कों पर उतरकर भारतीय जनता पार्टी को जवाब देगी। देश भर में 1 नेशन 1 इलेक्शन की बातें हो रही है। अब इसी कड़ी में केंद्र की तर्ज पर यूडीएच मंत्री झाबर सिंह खर्रा ने 1 स्टेट 1 इलेक्शन का कॉन्सेप्ट दे दिया है। उन्होंने कहा कि 1 स्टेट 1 इलेक्शन को लेकर निकाय स्तर पर काम चल रहा है और सरकार सोच रही है कि राज्य सरकार 2025 में एक साथ निकाय चुनाव कराए। पूरे प्रदेश में एक राज्य 1 स्टेट 1 इलेक्शन होना चाहिए। इस दिशा में काम चल रहा है। इसके साथ ही उन्होंने प्रदेश के कई निकायों के सीमा विस्तार और परिसीमन पर भी बयान दिया है। उनका कहना है कि परिसीमन पर कार्य चल रहा है, वहीं ज्यादा निकाय वाले शहरों को मर्ज करने की बात कही। ऐसे में जयपुर, कोटा और जोधपुर में फिर से एक निकाय किए जा सकेंगे। जिन निकायों का सीमा विस्तार होना है उनका सीमा विस्तार होगा। सीमा विस्तार के बाद वार्डों का पुनर्गठन होगा और वार्डों के पुनर्गठन के साथ ही आपकी जो जिज्ञासा है, एक जब 1 स्टेट 1 इलेक्शन हो रहा है तो एक शहर एक निकाय भी होगा। इधर यूडीएच मंत्री के बयान के बाद कांग्रेस ने इस बयान को आड़े हाथों लिया
और वन स्टेट वन इलेक्शन की बात को बेमानी बताया। कांग्रेस महासचिव स्वर्णिम चतुर्वेदी ने कहा कि वन स्टेट वन इलेक्शन कराना निकायों को कमजोर करने की कोशिश है। वो इस तरह की जब बात कहते हैं तो उससे ये समझ में आता है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार प्रदेश में अपना जन समर्थन खो चुकी है और केवल इसलिए चुनावों को टालने के लिए, इन निकायों को कमजोर करने के उद्देश्य से, कंट्रोल करने के उद्देश्य से इस तरह की बात करी है। यही नहीं, कांग्रेस ने बीजेपी पर चुनाव टालने का आरोप लगाया। स्वर्णिम चतुर्वेदी ने कहा कि जन समर्थन खोने के बाद चुनाव टालने का बहाना है। छोटे स्तर पर जनता के काम कराने के लिए चुनाव समय पर कराना जरूरी होता है। सरकार के इस फैसले का जनता जरूर जवाब देगी। सभी जो जनता के हित में लिए गए फैसले हैं, आज रिव्यू के नाम पर भारतीय जनता पार्टी उनको बंद करना चाहती है, उन फैसलों को उलटना चाहती है। आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी के जो ये निर्णय हैं, जो कांग्रेस सरकार की जन कल्याण की योजनाएं बंद करने संबंधी, इन सबका जो इन्होंने बंद करने का कार्य किया, उसके विरोध में जनता सड़कों पर उतरकर भारतीय जनता पार्टी को जवाब देगी। बीजेपी और कांग्रेस में अब वन स्टेट वन इलेक्शन पर तलवार खिंच गई है। देखना ये होगा कि जनता इस पर कितना समर्थन दिखाती है और वन स्टेट वन इलेक्शन पर तकरार कहां तक जाती है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान। तो वहीं कृष्ण मंदिरों में राधा अष्टमी मनाई जा रही है। आराध्य देव गोविंद के दरबार में बधाइयां दी जा रही हैं। राधा अष्टमी पर्व पर राधा कृष्ण ने विशेष पोशाक भी धारण की है। हमारे संवाददाता भी इस वक्त लाइव हमारे साथ गोविंद देव जी मंदिर से हैं। महिमा, आप ही के पास आएंगे, जरा तस्वीरें भी दिखाइएगा और दिखाइएगा कि किस तरीके का कार्यक्रम है, कितना उत्साह जो है वो भक्तों में देखने को मिल रहा है। बिल्कुल, देखिए, जन्माष्टमी के महापर्व के बाद ठीक 15 दिन बाद राधाष्टमी का पर्व मनाया जाता है और राजधानी के आज श्री गोविंद के मंदिरों में सुबह से ही भक्त राधाष्टमी के पर्व को सेलिब्रेट करने के लिए श्री गोविंद और राधा के दर्शन करने मंदिरों में पहुंच रहे हैं। बड़ी संख्या में भक्त उमड़ रहे हैं और मैं आपको बता दूं, मंदिर में भी आज विशेष आयोजन किए गए हैं। श्री गोविंद और राधा को विशेष पोशाक धारण करवाई गई है और साल में एक बार राधाष्टमी का पर्व जो है बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। सुबह मंगला आरती की गई है, पंचामृत अभिषेक किया गया है और उसके बाद अब इस विशेष झांकी के दर्शन भक्तों के लिए खोले गए हैं और बधाइयां मंदिर में बांटी गई है। भक्तों को प्रसाद के रूप में आज श्री गोविंद के टॉयज और बांसुरी जो है वितरित की गई है, टॉफियां वितरित की गई है। ये मनमोहक दृश्य हम आपको दिखा रहे हैं जो राजधानी के मंदिरों में आज बना हुआ है। और आपको मैं बता दूं, गोविंद देव जी के अलावा अक्षय पात्र मंदिर में भी विशेष आयोजन आज किए गए हैं। वहाँ शाम को पंचामृत अभिषेक किया जाएगा, वो भी हम अपने दर्शकों तक तस्वीरें पहुंचाएंगे। लेकिन फिलहाल गोविंद देव जी की लाइव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जहाँ पर राधा रानी को आज 16 श्रृंगार करके सजाया गया है और उनकी प्रतिमा, उनकी जो मूर्ति है वो काफी सौंदर्यपूर्ण दिख रही है। यहाँ पर भक्तों से हम बातचीत करेंगे। सर, आज राधाष्टमी का पर्व आप मनाने पहुंचे हैं गोविंद देव। मैं शक्ति सिंह तंवर सूरत से, गुजरात से मैं यहाँ पे पहुंचा हूँ। राधाष्टमी का हमारे सनातनियों का एक बहुत बड़ा जुनून होता है। कृष्ण भगवान के मंदिर के अंदर आकर के यहाँ पे दिव्य दरबार के अंदर अपन यहाँ पे पहुंचे और सभी भक्तों से मेरा, सभी हिंदुओं से मेरा विशेष निवेदन है कि यहाँ पे ज्यादा से ज्यादा जनसंख्या के अंदर यहाँ पे कृष्ण जन्माष्टमी, राधा जन्माष्टमी के उपलक्ष्य के अंदर आप पधारे, पहुंचे, दर्शन करें। राधे राधे। देखिए, आप देख सकते हैं कि लोग उत्साहित हमें नजर आ रहे हैं। हर किसी के अलग व्यूज हमें देखने को मिलते हैं। मैम से जानना चाहेंगे, मैम, राधाष्टमी का आज पर्व है, कैसे सेलिब्रेट कर रहे हैं? हमने घर को सजाया है राधा रानी के लिए और वो घर में अच्छे अच्छे पकवान बनाए हैं और राधा रानी का जन्मोत्सव खूब उत्सव से, आनंद से मनाए। आज हमने बधाइयों का प्रोग्राम भी रखा है, घर घर में बधाइयाँ होंगी। आज हमारे गीतों का गान होगा। हाँ, विशेष तैयारियां करी है हमने, उनको खूब सजाया है ठाकुर जी को और राधा रानी के आनंद में मग्न है हम तो खूब आनंद से। गोविंद की कृपा से राधा अष्टमी की बहुत बधाई और बहुत बढ़िया दर्शन हो गए, आनंद आ गया। आप जिंदाबाद। देखिए, आप देख सकते हैं कि भक्त कितने उत्साहित है और हर पर्व का वो बेसब्री से इंतजार करते हैं। मैम ने बताया कि आज राधाष्टमी का पर्व जो है सेलिब्रेट करें। सर, मंदिर की ओर से क्या विशेष आयोजन किए गए? क्या कहना चाहेंगे सर?
मैडम बढ़िया आनंद आ गया, ठाकुर जी का, राधा रानी का बहुत बहुत चमत्कार आशीर्वाद है। मंदिर प्रशासन की ओर से भी विशेष इंतजाम आज किए गए हैं, भक्तों के लिए प्रॉपर लाइंस बैरिकेडिंग की गई है ताकि व्यवस्थाएं बनी रहे। हालांकि ठीक है, बिल्कुल महिमा, हम देख रहे हैं कि विशेष तैयारियां की गई हैं। बहुत धन्यवाद आपका इन तस्वीरों को दिखाने के लिए। तो फिलहाल यहाँ वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, फौरन हाजिर होते हैं।